अब देखिए यहां पर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और यहां क्या है, उपर्युक्त युग्मों में से किसने युग्म सही सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो पूछा जाता है? क्या पूछा जाए तो ज्यादातर ये पूछेगा कि गद्दी जनजाति कहां पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। कंबाडिस जनजाति कहां पाया जाता है? तेलंगाना में। तेलंगाना। नागा जनजाति कहां पाया जाता? पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत। बकरवाल जनजाति कहां पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा और इसको अपनी बात पर ध्यान रखना है। अब देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 के विद्रोह से पहले लोकप्रिय सिपाहियों ने विद्रोह किया? और वह कौन है? बेलोर और बैरकपुर। कौन कौन है? तो 1 और 3। और 1 3 किस में है? बी। बेलोर में विद्रोह कब हुआ था? 1806 ईस्वी में। और ये बेलोर कहां है? तमिलनाडु में है। क्लियर? यहां पर बैरकपुर में विद्रोह कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। और ये बैरकपुर छावनी कहां है? पश्चिम बंगाल। क्लियर है? 1857 के विद्रोह लखनऊ में कब हुआ था? 4 जून 1857 लखनऊ में हुआ। मुंबई को क्या कहा जाता है? भारत की आर्थिक राजधानी। भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को। आगे बढ़ जाए। आइए। कथन ए। 1864 ईस्वी में ब्रह्म समाज की प्रेरणा से मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। ये सही है। इस समाज ने जाति प्रथा का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह और कन्याओं की शिक्षा का समर्थन नहीं किया, समर्थन किया था। और इसलिए ये गलत हो गया। बात समझ गए? तो मतलब है ये सही है किंतु आर गलत है। सही आंसर सी। अब यहां पर हम क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं यहां की वेद समाज की स्थापना कब हुई। कि यहां पर पूछेगा वेद समाज। वेद समाज की स्थापना कब? 1864 ईस्वी। कहां हुई थी? मद्रास। और इसकी स्थापना कौन किया था? केशव चंद्र सेन एवं के श्रीधरलू नायडू। पूछेगा वेद समाज किससे प्रभावित था? वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रभावित था। किससे? ब्रह्म समाज। अब यहां पर क्या रहेगा? वेद समाज की स्थापना कब? 1864। कहां? मद्रास। किसने किया था? केशव चंद्र सेन। और
के श्रीधरलू नायडू, और ये वेद समाज किससे प्रभावित था? तो ब्रह्म समाज से। आइए, और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1888। कहाँ? कोलकाता। ब्रह्म समाज की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर। किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। देवेंद्र नाथ टैगोर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आइए, स्वदेशी कौन? गोरखपुर यानी ए। और भारत बंधु सत्यवादी शक्ति अल्मोड़ा। ये आगरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। अल्मोड़ा कहाँ है? उत्तराखंड में। हथरस कहाँ है? उत्तर प्रदेश। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अच्छा, क्लियर ना? जो क्वेश्चन है वहां पर अपनी विचार भी रखना है एकदम आराम से। वर्ष 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य समझ रहे हैं ना? जो सही नहीं है। अब हम यहाँ एक एक को क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे ऑपरेशन में? इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सही है। इस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का विरोध किया गया, समर्थन किया गया, समर्थन किया गया। गलत हो गया। इस अधिवेशन में नरमपंथी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक सीमित रखने का पक्षधर थे। गलत। पूरे भारत में, पूरे भारत, बंगाल तक ही केवल। तो उपयुक्त में से पूछो कौन असत्य है? तो असत्य कौन है? तो बी और सी। तो बी और सी नहीं है, तो इसका आंसर क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक। अब यहां पर क्या देखेंगे? तो बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया था? तो बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन किया था। लॉर्ड कर्जन। कब किया था? 19 जुलाई 1905। घोषणा लागू कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1905। 1905। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला था 1905 में? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। और नेतृत्व कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। रहेगा ना? क्लियर है? आगे बढ़ जाए हम। आइए। और 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले। कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ जाए। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा
नीचे दिए गए कूट की सहायता सही उत्तर चुनें। तो सही उत्तर कब निकाल सकते हैं? जब हमें इसका डेट के बारे में जानकारी हो। तो डेट हम निकाल लेते हैं। डेट आइए निकालते हैं। होम रूल आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1916। प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या है? 1914 से 1918 ईस्वी। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। हो गया? इसका डेट निकालिए अब। तो आइए, 1914 में प्रारंभ हुआ, तो दो किस में है, और फिर 1916 में प्रारंभ हुआ होम रूल, फिर भी कुछ पूछना है? बोलो बोलो बोलो, पूछना। तो भारत में होम रूल लीग की बात करते हैं, तो भारत में होम रूल आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? किस देश के तर्ज पर? आयरलैंड। आयरलैंड के तर्ज पर। कितने नेता थे आंदोलन में? 2। कौन? बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ऑस्ट्रिया के राजकुमार जॉर्ज फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में होना। सेराजेवो में होना। और चंपारण सत्याग्रह समझ ही रहे। अहमदाबाद मिल मजदूर समझ ही रहे। तो अहमदाबाद मिल मालिक और मजदूर के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या था? विवाद का मुख्य कारण क्या था? समझिए, अब ठीक है। अहमदाबाद ये जो मजदूर आंदोलन हुआ 1918 में, इसके विवाद का क्या कारण था? विवाद का कारण ये था क्या? मिल मालिक एवं मजदूर के बीच कौन सा बोनस? प्लेग बोनस। प्लेग बोनस। और ये प्लेग बीमारी किससे फैलती है? चूहा से। हाँ ठीक है समझते हैं। कई लोग बोला है, हम सब भूल जाते हैं। सही आपका। आइए आगे बढ़ जाए। चलिए ठीक है। स्वराजवादियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए फिर नीचे देखिए, उपर्युक्त में से कौन से कथन असत्य है? असत्य। नवंबर 1923 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में सभी 19 नवंबर 1923 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में भरी जाने वाली 105 सीटों में से 48 सीट स्वराजवादियों को मिली। ये बिल्कुल सही है। मार्च 1925 को स्वराजवादियों ने एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाने में सफल हुए। ये गलत हो जा रहा है। ये गलत क्यों हो गया? बात तो सही है। गलत इसलिए हो गया कि मार्च नहीं होगा, यहाँ अगस्त होगा। अगस्त, इसलिए गलत हो गया। देखिए छोटी छोटी बात। अब देखिए यहाँ पर कितनी छोटी छोटी बात है। अब यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि अब हम क्या देखते हैं? देखो जवान दे, हमें सबको लेकर चलना होता है।
आप कितना इस क्वेश्चन में आप इसको टच कर पाते हैं? हमें पहले ये आप बताइए कि कितना इस प्रश्न में आप बना पाते हैं। जो क्वेश्चन आप जानते हैं वो आसान होता है और जो आप नहीं जानते हैं वो भारी होता है। हमारे क्लास में हर तरह के लड़के डिस्कशन में होते हैं। एकदम नया लड़का है, एकदम यंग है, नया है, तुरंत तुरंत वो ज्वाइन किया है, तो सबको लेकर हम काम करेंगे ना, क्योंकि रोज इसमें नया विद्यार्थी जुड़ता है और हम वही चीज करते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। बात समझ रहे हैं? आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो गई है, तो फिर हमें बताइए आप इतना में सही कितना कर पाते हैं। अब तो समझें कि हाँ बहुत अच्छे हैं आप। ऐसी बात है तो आकर कभी आप हमसे मिलिए, कोचिंग में आकर मिलिए आप। ऐसा नहीं होता, इंसान का रिजल्ट जो रुकता है ना, टफ क्वेश्चन से नहीं रुकता है, आसान क्वेश्चन से रुकता है, और आसान क्वेश्चन ज्यादा गलत होता है। आसान क्वेश्चन ज्यादा गलत होता है। ये मेरा अपना तजुर्बा है और ये बरसों का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। इस बार ही विद्यार्थी जाने के लिए गया था, बहुत अच्छा विद्यार्थी है, सब मार खा गए। ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं जान रहा था, जान खूब रहा, ओवर कॉन्फिडेंस, और वही क्वेश्चन गलत हुआ जिस क्वेश्चन पर हम मार्क करते जा रहे थे। इस चीज को देखो, इस चीज को देखो, इस चीज को देखो। आप हटाइए। अगर आप बहुत अच्छे नॉलेज वाले हैं तो आप आइए, कभी हमसे मिल कर दिखाइए। आइए आप मेरे पास, आप हमें दिखाइए कि सर हमारा इतनी एक्सपीरियंस बन रहा है, हम आपका टेस्ट कर लेते हैं। हम कहेंगे ठीक है। हम अगर अभी आपको बोल देते हैं यशोदा और यशोधरा में अंतर बता दीजिए, तो आप अभी नहीं बता पाएंगे। जी हाँ, नहीं बता पाएंगे। आराम से पढ़िए तो आप, पर कहाँ है? अब देखें यहाँ पर क्या है, मार्च नहीं होगा। अगर अगस्त करना होगा, अगस्त, तब ये सही होगा। इसमें कौन है? इसमें मात्र एक पॉइंट सही है, 1। देखिए अब यहाँ पर क्या है, स्वराज पार्टी। तो फिर स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों हुई? कांग्रेस तो थी ही, स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रश्न क्यों भर गया? बात यह ही थी कि असहयोग आंदोलन समय कांग्रेस के अंदर दो विचारधारा को उदय हुआ। एक कहा कि विधान परिषद का बहिष्कार किया जाए, और दूसरा का कहना था नहीं, विधान परिषद का बहिष्कार नहीं किया जाए, विधान परिषद में प्रवेश किया जाए, अंदर से अंग्रेज को तोड़ा जाए। दोनों पक्ष गांधी पास गए और गांधी जी जो जवाब दिया वह ना हाँ में था और ना में था। इस प्रकार महात्मा गांधी की घुलमुल नीति से दुखी होकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद की धरती पर और जिस पार्टी की स्थापना की उसे हम स्वराज पार्टी के नाम जानते हैं। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास स्वयं थे, तो अध्यक्ष स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास स्वयं थे, सचिव मोतीलाल नेहरू को बनाए। स्वराज पार्टी ने अपने सदस्य विठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाने में सफल रहे। कोई पार्टी आगे कब बढ़ती है? जब उस पार्टी की नेतृत्व क्षमता मजबूत होती है। जब तक चित्तरंजन दास जिंदा रहे स्वराज पार्टी आगे बढ़ता गया, लेकिन 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु के साथ ही स्वराज पार्टी की नेतृत्व क्षमता समाप्त हो गई और अंततः इस पार्टी का सफाया हो गया। चित्तरंजन दास को हम CR दास एवं देश बंधु के नाम जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इस प्रकार चित्तरंजन दास को हम CR दास देश बंधु के नाम जानते हैं, तो CF एंड्रीज को हम दीन बंधु के नाम जानते हैं। एक को दीन बंधु, दूसरे को, एक को देश बंधु तो दूसरे को दीन बंधु। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम जानते हैं और CF एंड्रीज को हम दीन बंधु के नाम जानते हैं। अब आपसे रहेगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923। कहाँ? इलाहाबाद। और स्वराज पार्टी की स्थापना कौन कौन? चित्तरंजन दास और कौन किया था? तो मोतीलाल नेहरू।
चंद्र दास स्वराज पार्टी के क्या थे? अध्यक्ष थे। नेहरू, मोतीलाल नेहरू क्या? तो सचिव थे। स्वराज पार्टी ने किसे अपने सदस्य? विट्ठल भाई पटेल को, विट्ठल भाई पटेल को। कहा? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेटिव असेंबली का, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाने में सफल। और चैतन्य दास की मृत्यु कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। इन्हें क्या कहा गया? इन्हें सीआर दास कहा गया। इन्हें कहा गया सीआर दास। इन्हें क्या कहा गया? देश बंधु। और दीन बंधु किसको कहा गया? दीन बंधु सीएफ एंड्रयूज को, सीएफ एंड्रयूज को। सीएफ एंड्रयूज को। आइए आप यहां देखिए, साइमन कमीशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम पर विचार करने तथा आवश्यक परिवर्तनों के सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया। सही है। इस कमीशन में 3 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। यह गलत है। 3 नहीं, 1 भी शामिल नहीं था। कोई शामिल नहीं था, कोई शामिल नहीं। ठीक। अब देखो कि 1919 के और साइमन 1919 के एक्ट के तहत इस बात की व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर एक आयोग का गठन किया जाएगा और जिसे यह देखना होगा कि भारत की शासन व्यवस्था में किसी प्रकार के सुधार की भी आवश्यकता है। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए समय से पहले 1927 में इंग्लैंड की धरती पर साइमन आयोग का गठन किया गया। साइमन आयोग 1928 में भारत आया। भारत में सर्वप्रथम बम्बई आया। साइमन आयोग में कुल 7 लोग शामिल थे। सबका सब अंग्रेज थे। इसलिए साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा गया। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया और इसलिए साइमन आयोग का विरोध किया गया और नारा लगाया गया, साइमन गो बैक। साइमन आयोग का विरोध लखनऊ की धरती पर जवाहरलाल नेहरू एवं गोविंद बल्लभ पंत कर रहे थे। लाहौर की धरती पर साइमन आयोग का विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे और लाहौर के पुलिस कप्तान सॉन्डर्स के आदेश पर लाला लाजपत राय के शरीर पर इस कदर लाठी चलाई गई, उनके शरीर की एक एक हड्डी को तोड़ दी गई। और इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु 1928 में लाहौर के पुलिस कप्तान सॉन्डर्स को गोली मारकर हत्या कर दी। इसे हम लाहौर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। अब साइमन कमीशन की पूछेगा, साइमन कमीशन कौन सा है? 1919 का है। क्या व्यवस्था की गई थी? तो प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर, प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर साइमन आयोग का गठन किया जाएगा। साइमन आयोग का गठन किया जाएगा। साइमन आयोग का गठन कब किया गया? 1927। कहाँ किया गया? इंग्लैंड की धरती पर। साइमन आयोग भारत कब आया था? 1928 में। भारत में सर्वप्रथम कहाँ आया था? मुंबई में। साइमन आयोग कुल कितने लोग शामिल थे? 7 लोग शामिल थे। क्या एक भी भारतीय शामिल था? तो नहीं भारतीय था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। सब कौन थे? तो सब अंग्रेज थे। तो साइमन कमीशन को क्या कहा गया? साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया। श्वेत कमीशन। साइमन कमीशन का लखनऊ की धरती पर विरोध कौन किया था? लखनऊ की धरती विरोध जवाहरलाल नेहरू एवं गोविंद बल्लभ पंत और लखनऊ की और
लखनऊ की धरती पर सामान्य नायक का विरोध जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत। और लाहौर की धरती पर सामान्य नायक का विरोध कौन किया था? लाहौर की धरती पर लाला लाजपत राय। लाहौर के पुलिस कप्तान क्या नाम था? सॉन्डर्स। तो कौन कौन? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु। लाहौर के पुलिस कप्तान सॉन्डर्स लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए कौन कौन? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने गोली मारकर 1928 ईस्वी में हत्या कर दी। इसे ही लाहौर षड्यंत्र कहा गया। इसे ही लाहौर षड्यंत्र कहा गया। आइए 29 नेहरू रिपोर्ट 1928 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है? इस रिपोर्ट के प्रमुख निर्माता जवाहरलाल नेहरू थे। गलत है, मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू। इस रिपोर्ट के अनुसार 1928 में अंतिम रूप दिया गया। सही है। इस रिपोर्ट का मुस्लिम लीग, हिंदू महाजन सभा तथा संगठनों ने समर्थन किया। गलत है, विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। अब यह प्रश्न उभरता है कि नेहरू रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था? नेहरू रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था? देश के लिए संविधान तैयार करना। देश के लिए संविधान तैयार करना था। क्योंकि सत्य पूछ रहा है तो इसमें कितने सत्य है? 1, 2। इसका सही आंसर बी है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसमें क्या है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। हुआ था कि 1919 में कानपुर की धरती पर 1919 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ था। इसके गठन का श्रेय सत्येंद्रनाथ सान्याल को जाता है। कहीं कहीं इसके गठन का श्रेय भगत सिंह को भी जाता है। और चंद्रशेखर आजाद 1928 ईस्वी में इसका नाम बदलकर दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया और नारा दिया, क्रांति अमर रहे। आप आइए यहाँ पर देखें। हम देखते क्या है कब हेलो साहब, कौन? हाँ हाँ, हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए तो। हाँ हम सहनसा सर बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ बोलो। हाँ हाँ। हम्म। अच्छा, घबराओ नहीं, स्थिर से बात कर लेना, अभी हम क्लास में हैं। तो तो 1924 कब? 1924 ईस्वी में। कहाँ? तो कानपुर में। क्या? हिंदुस्तान हिंदुस्तान रिपब्लिकन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कौन किया था?
सचिन ना संज्ञा, सचिन ना संज्ञा। कहीं कहीं इसके गठन का श्रेय भगत सिंह को भी जाता है। तो फिर कौन आगे चलकर? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद कब? 1928 में। कहा? दिल्ली में। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया, एसोसिएशन कर दिया। और नारा दिया क्या था? नारा दिया क्रांति अमर रहे। आइए, कथन एक वर्ष 1937 से 1939 में जिन्ना के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने विधान परिषदों में वंदे मातरम का गायन नहीं छोड़ा। सही है। कथन दो, सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि पहले वह कांग्रेस के लिए लड़े थे, अब वह भारत की एकता के विरुद्ध लड़ेंगे। और यह भी सही है, यह भी सही है। ए और अब है ए और दो दोनों सही है। अब देखो, कथन ए सही है कि कथन ए और दो दोनों सही है। अब हम यहां पर क्या देखते हैं? याद रखना है कि मोहम्मद अली जिन्ना अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में और दादा भाई नेहरू के सचिव के रूप में किया था। और हम देखते हैं कि 1940 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम उसने पाकिस्तान की मांग प्रस्तुत की। महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहते थे। कायदे आजम का अर्थ होता है महान नेता। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहकर संबोधित की थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कब? 1906। कौन सा अधिवेशन? 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई नेहरू भाई नेहरू। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना, कौन? मोहम्मद अली जिन्ना किसके सचिव के रूप में जीवन राजनीतिक करियर शुरुआत की? दादा भाई नेहरू जी, दादा भाई नेहरू जी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम किसने कहा था? कायदे आजम महात्मा गांधी। इसका अर्थ होता है महान नेता। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा था? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन स्थानों पर समानांतर सरकार गठन हुई थी। मुंबई के पुणे में गलत, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर गलत, बिहार के भागलपुर गलत, बंगाल के इनमें से कोई नहीं होगा। भारत छोड़ो आंदोलन से सर्वप्रथम समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो प्रश्न उभरता है, समानांतर सरकार किसको कहते हैं? समानांतर सरकार उसे कहते हैं जो जिसकी अपनी सरकार हो, जो अंग्रेजी सरकार के अधीन ना हो। सर्वप्रथम समानांतर सरकार का गठन भारत छोड़ो आंदोलन समय उत्तर प्रदेश के
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में चीतू पांडे के नेतृत्व में किया गया था। चीतू पांडे। इसके बाद स्वायत्तता सरकार का गठन कहाँ किया गया था? बंगाल के मिदनापुर जिले में। बंगाल के मिदनापुर जिले में। और याद रखना है महाराष्ट्र के सतारा जिले का समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक के लिए चली थी। सबसे लंबे समय तक के लिए चली थी। आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूर्ति कला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण भरहुत, बोधगया, मथुरा से प्राप्त हुए। ये सही है। भरहुत में पाई गई मूर्तियां मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं की भांति दिक्कालक नहीं है, गलत है। और यहां पर कौन सा कथन सही है? एक। अब यहां पर देखें, यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति कहां से मिला है? यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति कहां से मिला है? दीदारगंज। कहां से? दीदारगंज। कहां? दीदारगंज, पटना से। भरहुत स्तूप कहां है? भरहुत स्तूप कहां है? मध्य प्रदेश के सतना जिला। और इस स्तूप में लगे लकड़ी के जंगले की जगह किसका? लकड़ी के जंगले की जगह। जंगला किसको कहा? खिड़की कहा गया। इस तो लकड़ी के जंगले की जगह किसका जंगला लगाया गया था? पत्थर का। किसका? पत्थर। आइए देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध की एक कांस्य प्रतिमा बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। बिल्कुल सही है। अब ये देखना है सुल्तानगंज कहाँ है? भागलपुर। भागलपुर। धनेसर खेरा से प्राप्त विशिष्ट कांस्य प्रतिमा में परिधान की तहें मथुरा शैली जैसी ही बन गई है। ये धनेसर खेरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। तो याद रखना है कि मथुरा कला में महात्मा बुद्ध के मूर्ति के निर्माण में किस रंग के पत्थर का प्रयोग होता था? लाल रंग। तो गांधार कला को क्या कहते हैं? इंडो यवन कला है। इंडो यवन कला के नाम जानते हैं। गांधार कला में महात्मा बुद्ध के मूर्ति निर्माण में कैसे पत्थर का प्रयोग किया जाता था? काले रंग के पत्थर। आइए अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्ले का चैत्य पूर्वी भारत में चट्टानों को काटकर बनाया गया था। पूर्वी भारत में थोड़ी है। कार्ले कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। कार्ले चैत्य मंडप को मनुष्य तथा जानवरों की आकृतियों से सजाया गया था। सही है। और गुंटापल्ली और अन्नाकापल्ली अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। सही है। ये कहाँ है गुंटापल्ली? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश।
और अनाकापल्ली कहाँ है? यह भी आंध्र प्रदेश। सही कथन है, सही। सही में 2 और 3, 2 और 3, इसका सही आंसर बी हो। आगे बढ़ जाए। संगम ग्रंथों के संदर्भ में विचार कीजिए। तोलकाप्पियम व्याकरण एवं अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। अलंकार शास्त्र का ग्रंथ नहीं है। तोलकाप्पियम की रचना तोलकाप्पियम की रचना तोलकाप्पियर ने किया था। इसका संबंध व्याकरण से था। करलू और तिरुकुरल की रचना तिरुवल्लुवरम में की थी, जो दक्षिण भारतीय जीवन के विविध पक्षों से संबंधित है। यह सही है। शिल्पदीकारम एक प्रेमाख्यान काव्य है जो संगम वंश के राजा तथा माधवी नामक गणिका के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। तो शिल्पदीकारम की रचना कौन किया था? इलंगो अदिगल ने किया था। इलंगो अदिगल ने किया। तो उपर्युक्त में कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है तो 2 और 3 सही है। 2 और 3 किस में है? 2 और 3 किसी में नहीं है। कितने कथन सही है? तो 2 कथन सही है। 1 और 2 कथन सही है, तो केवल बी होगा। कितने कथन पूछा है? आगे यहां देखिए, चेर राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेर राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्य पांड्य क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर में था। सही है। उसने आधुनिक केरल राज्य तथा तमिलनाडु का अंश था। सही है। चेरों ने चोल नरेश करिकल के पिता का वध किया था। यह भी सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 बी। यहां पर याद रखना है, चोल का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ। चेर का राजकीय चिन्ह क्या था? धनुष। और पांड्य का राजकीय चिन्ह क्या था? मछली। आइए यहां देखिए क्या है। यह है कि चोल शासक करिकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो इलन जेतिएचिन के पुत्र करिकाल को संगम युग के महानतम चोल के रूप में चित्रित किया गया। सही है। करिकालन की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि चेर और पांड्यों की हार थी। बेलियार सरदारों का समर्थन प्राप्त था। बिल्कुल सही है। पेट्टिनापल्लाई नामक पुस्तक में करिकालन के शासन के दौरान तमिलकम में व्यापारिक गतिविधियों का विवरण दिया गया है। सही है। और इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें कौन सा कथन गलत है? ऊपर से कोई नहीं, सब कथन सही है। तो चोल राजवंश की स्थापना किसने किया था? चोल राजवंश की स्थापना विजयालय ने किया। विजयालय। और विजयालय ने राजधानी किसको बनाया था? तंजौर। चोल शासकों की प्रारंभिक राजधानी उरेयूर। और ये किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्र के लिए।
चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक राज प्रथम। राज प्रथम का वास्तविक नाम क्या था? अरिमोली वर्मन। अरिमोली वर्मन था। प्राचीन कालीन कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर वैदिक काल में किसान शासकों और योद्धाओं को नजराना देते थे, सही है। किसान लोहार, रथकार और बढ़इयों का पेट भरते थे, सही है। उत्तर वैदिक काल में किसान वर्ग बल कहलाने लगे थे, यह भी सही है। 1 2 3 इसका सही आंसर 1 2 3। 1 2 3 किसी में है? नहीं। इसका प्रयुक्त में से एक से अधिक देखिए, एक से अधिक देखिए। समझ गए? ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग 36 बार, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, 3 बार। अब विदत का उल्लेख कितनी बार? 122 बार, 122 बार। विष का उल्लेख कितनी बार? 170 बार ऋग्वेद। और जन का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार? 275 बार। याद रखना है। प्राचीन भारत में हुए सामाजिक परिवर्तनों के अनुक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गाय की रक्षा के कारण राजा गोपति कहलाए, सही है। बेटी को दुहित कहा जाता था, सही है। बैल को गोलवाल कहा जाता था, ये गलत। ऋग्वेद में गाय के लिए कौन सा शब्द आया है? ऋग्वेद में गाय के लिए कौन सा शब्द आया? रक्षिणी। अतिथि को क्या कहा जाता था? गौधन। गौधन। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। पूर्व दिशा को राज करने वाले राजा को क्या कहा जाता था? सम्राट। पश्चिम दिशा के करने वाले राजा को क्या कहा जाता था? सौराष्ट्र। उत्तर दिशा को राज करने वाले राजा क्या कहा जाता था? विराट। दक्षिण दिशा को राज करने राजा क्या कहा जाता था? भोज। और चारों दिशाओं के राजा विजय प्राप्त करने वाले क्या कहा जाता था? एकराट। यह सबसे शक्तिशाली होता है। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र था, गलत है। इसका शासनकाल 1351 से 1388 तक था, यह सही है। आइए, फिरोज शाह ने अमीरों को लगान का अनुदान दिया था, सही है। वह सरदारों के साथ व्यवहार करने में उदार था, सही है। सही आंसर क्या होगा? 2 3 4। 2 3 4, इससे 2 3 4 है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पहले जो पढ़ाते हैं वो पढ़िए, पहले एग्जाम कौन होगा वो नहीं होगा इसका इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ी यहाँ है। पहले जो है उसको पढ़ाते हैं उसको पढ़िए, पहले उसको पढ़ना है। और एक ही मैसेज 20 बार क्यों लिखते हैं? आइए, तैमूर लंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह एक अरबी आक्रमणकारी था, गलत है। ये मंगोल था, मंगोल था। उसने नसरुद्दीन महमूद के काल में आक्रमण किया था, बिल्कुल किया था। वह चंगेज खां के खून से रिश्ते का दावा करता था, यह भी सही है। उसने अपनी विजय का दौर 1336 प्रारंभ किया था, ये गलत है। ऊपर तो कौन से कथन सही है? सही चुनने की बात। 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही।
तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद। कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। नसरुद्दीन महमूद था। अब मंगोल आक्रमणकारी कौन था? तैमूर लंग। कहाँ आक्रमण किया? दिल्ली पर। कब किया था? 1398। सल्तनत कालीन मकबरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? फिरोज शाह तुगलक का मकबरा दिल्ली के हौज खास में स्थित है, सही है। सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में स्थित है, यह भी सही है। एक और दो सही है। एक और दो किसमें? सी होगा। फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा गया? फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया। फिरोज शाह तुगलक ने आधा एवं बिख नामक, फिरोज शाह तुगलक ने तांबा एवं चांदी के मिश्रण से जो सिक्का चला है उसे हम किस नाम जानते हैं? उसे आधा एवं बिख के नाम जानते हैं। शेर शाह की सेना के किस तोपची ने चुनार के घेरे में हुमायूं को 6 माह तक अकेले उलझा कर रखा था? रूमी। शेर शाह हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? 26 जून 1539। इस युद्ध में शेर शाह ने किसको पराजित किया था? हुमायूं को। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540। बिलग्राम के युद्ध को क्या कहते हैं? कन्नौज के युद्ध। इस युद्ध में शेर शाह ने पुनः किसको पराजित किया था? तो हुमायूं को पराजित किया। शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कई गांवों को मिलाकर परगना बनता था, सही है। परगना सिकदार के जिम्मे होता था, सही है। अमील सैन्य अस्तबल की देखरेख करता था, गलत है। इसका सैन्य विभाग का प्रधान कौन होता था? प्रधान दिल्ली सल्तनत के मकाल में दीवान ए अर्ज या आरिज होता था। आमिल का काम क्या था? राज्य में होने वाले, आमिल का काम राज्य में होने वाले आय व्यय की देखभाल करना था। फ्रांस का राष्ट्रगान क्या था? मार्सिले। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789। उसमें फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 16वां। किस राजवंश संबंधित था? बुर्बो राजवंश से। लुई 16वां को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था? 21 जनवरी 1793 से। आइए, रूसी साम्राज्य की कितनी प्रतिशत जनता जीविका के लिए खेती पर निर्भर थी? 85%। रूस के लोगों की जीविका का आधार क्या था? कृषि। रूस के लगभग 85% लोग कृषि पर आधारित थे।
रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917। रूसी क्रांति क्या कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति। रूसी क्रांति के रूस के शासक को क्या कहा जाता? जार। रूसी क्रांति रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल। ये यहां पर हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? इसको आंसर सुधार कर लें। 1 सितंबर 1939। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था और यह द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना। लाल आतंक किस घटना को प्रतिक्रिया थी? लेनिन की हत्या का प्रयास। लेनिन कौन था? रूसी क्रांति का नायक। आधुनिक रूस का निर्माता कौन था? स्टालिन था। रूसी क्रांति का नायक लेनिन, आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन। याद रखिए। लेनिन की अप्रैल थीसिस में शामिल था और अप्रैल थीसिस ये कब प्रकाश में आया? 4 अप्रैल 1917। अप्रैल लेनिन की अप्रैल थीसिस में 3 बात को शामिल किया गया। इस आंसर को सुधार कर लें। युद्ध की समाप्ति की जाए, जमीन किसानों को हवाले किया जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। 1 2 3 होगा। 1 2 3 किसी में है नहीं है तो प्रयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर नहीं। 85 रहने दे। 85। हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की बात की? सर्वाधिकारवादी। हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का। हिटलर का वास्तविक नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर। और हिटलर ने अपनी आत्मकथा किस नाम लिखा? मीन कैम्प। इसका अर्थ क्या होता है? मेरा संघर्ष। हिटलर ने नाजी पार्टी का गठन कब किया था? नाजी पार्टी 20 फरवरी 1920। ध्रुवीय शक्तियां किन देशों को कहा गया है? जर्मनी, जापान एवं इटली। इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई थी? मेजनी। मेजनी कहाँ का था? इटली का। बिस्मार्क कहाँ का था? जर्मनी का। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? बिस्मार्क को जाता है। और बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा नीति अपनाया? रक्त एवं लौ। कार्ल मार्क्स कहाँ का था? जर्मनी का। इसे क्या कहा गया? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक रचना की? दास कैपिटल एवं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। यूरोप पर मित्र देशों के आक्रमण मुख्य रूप से निर्देशित करता है कौन? उपयुक्त में कोई नहीं। कौन? फ्रांसीसी तट। फ्रांसीसी तट।
फ्रांस पर जर्मनी के हमले से बचाव की तैयारी में मित्र राष्ट्रों की कौन सी बड़ी गलती थी? उन्होंने गलत व्याख्या की कि मुख्य आक्रमण कहां है। बोलते जाइए, कुछ बोलते भी जाएं। आइए। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित था कौन? बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह। उपर्युक्त में से एक से अधिक। डी। बिहार के देखिए यहां पर, बिहार में अस्थि कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? बच्ची। कहां राजधानी? वैशाली। मगध का? राजगीर। अंग का? चंपा। 16 महाजनपद के विषय में जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ। अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। जैन ग्रंथ। भगवती सूत्र। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? अकबर। अकबर के शिक्षक का नाम क्या था? अब्दुल लतीफ। अकबर के शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ था, लेकिन अकबर पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए ये पहला मुगल बादशाह था जो अनपढ़ था। पूछेगा अकबर के शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम। खुर्रम। और इसका शासनकाल किस क्षेत्र में स्वर्णकाल कहा गया? स्थापत्य काल। जहांगीर का शासनकाल 2 चीज के प्रसिद्ध है, क्या? न्याय एवं चित्रकला। न्याय एवं चित्रकला के। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो पटना विश्वविद्यालय का 1917 में। 17। आप ये हमें बताइए आप कि हम ये जानना चाहते हैं मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1962। कब पटना की दूसरी सभा में होम रूल लीग की प्रांतीय समिति की बैठक हुई थी? 17 अक्टूबर 1918। होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर ठीक है जवान, और कहीं कोई दिक्कत है तो बोलना है। देखिए होम रूल आंदोलन की बात करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक 28 अप्रैल 1916 कहां? पूना के निकट बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट सितंबर 1916 ईस्वी में, 1916 में कहा? मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना। एनी बेसेंट अपने लीग का अध्यक्ष स्वयं थी, अध्यक्ष स्वयं एनी बेसेंट। सचिव कौन किसको बनाया गया था? जॉर्ज अरुंडेल को।
रहने दे, अब यहीं तक रहता है। एक कमी आप में है, हर क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, हर क्वेश्चन में पूछते हैं हम बढ़े आगे, लेकिन आप ना हाँ कुछ बोलते हैं ना बोलते हैं, चुपचाप मेरे जो कहते हैं आप करते चले जाते हैं। थोड़ा अपना भी ब्रेन दौड़ाइए, आप शहंशाह के जवान हैं, इस बात को भी ध्यान रखा जाए। जय हिंद।